बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इक़्तिदार में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में कारकर्दगी की बात की जाए तो आगाज़ में अवाम काफ़ी मुतमईन नज़र आते थे, लेकिन अब हमें मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आता है। आलमी सतह पर जो भी सर्वेस किए जाते हैं उनके मुताबिक भी हमें अवामी जो राय है उसमें उस तरह से मुतमईन नज़र नहीं आती अवाम जिस तरह से आगाज़ में होती। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर वहाँ की यूथ को किन मसाइल का सामना है इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और स्पेसिफिकली हम इस पर बात करेंगे कि इससे पहले जो हुकूमतें रहीं वहाँ पर, जिस तरह से नून लीग थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उन हुकूमतों ने किन पॉइंट्स पर लैग किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर तवज्जो देनी चाहिए तो गिलगित बल्तिस्तान मजमूई तौर पर तरक्की कर सकता है। और गिलगित बल्तिस्तान की सबसे खासियत यह है कि गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल हिस्सा है पाकिस्तान का। अगर उस पर तवज्जो दी जाती है तो पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, मुआशी तौर पर संभाला मिल सकता है। पाकिस्तान में जो मईशत गैर मुस्तहकम है, अगर वहाँ पर टूरिज्म के डिपार्टमेंट पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी संभाला मिल सकता है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे, उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे, क्या पॉलिसीज़ हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में चल रहे हैं, क्या आगे होना चाहिए, किन प्रोजेक्ट्स पर काम होना चाहिए, अवाम की फलाह के लिए क्या करना चाहिए, और वफाक और वहाँ पर जो मौजूद गवर्नमेंट है उसके दरमियान जो भी तनाज़ात रहे हैं उनकी क्या वजूहात रही, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है नज़ीर अहमद साहब ने, डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली हैं। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले नून लीग रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुख्तलिफ कर रही है वहाँ पर? शुक्रिया काशिफ। अगर आप ये पूछे कि क्या हम मुख्तलिफ करने जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ ये हो रहा है कि जनरसनेस ऑफ आवर फेडरल गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। गिलगित बल्तिस्तान आप जानते हैं कि आप जैसे आपने इंट्रो में बताया कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट्स ने क्या किया और हम अभी क्या करने जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आई तो हमारी टीम ने हेडेड बाय आवर चीफ मिनिस्टर, तो हमने कंसेप्चुअलाइज किया कि एक जामे तरक्याती पैकेज फॉर गिलगित बल्तिस्तान। तो वो जब फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ने शेयर किया तो बगैर किसी झिझक के फेडरल गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी गो एट। अब ये जामे तरक्याती पैकेज ही है जिसके ज़रिए से हम अगले 4-5 साल में गिलगित बल्तिस्तान का हम नक्शा तब्दील कर सकते हैं। अब इसमें आपने जैसे इंट्रो पे आपने कहा टूरिज़्म का पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब उसके लिए आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेजर वैलीज के लिए अभी रोड्स नहीं हैं। ठीक है। तो 85 अरब के प्रोजेक्ट्स आए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे अभी गिलगित चंदूर, फिर चंदूर चकदरा ये हाईवे है। इस पे न सिर्फ हमने काम किया बल्कि ये कॉन्सेप्ट मटीरियलाइज होके ये CDWP से एक्निक होके ये अभी टेंडर के आखिरी मराहिल में है। ठीक है। और इंशाल्लाह अगले महीना 1.5 महीने बाद आप देखेंगे उस पर काम शुरू होगा। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आप वैलीज को कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा दारेल तंगीर वैली है, नगर वैली का रोड है, अस्तूर वैली रोड है, ये है। अब उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में एनर्जी के इश्यूज हैं। अब आपका एक इन्फ्लक्स आप रिसीव कर रहे होते हैं गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट का, अब उनको आपने फैसिलिटेट भी करना है। मसलन एनर्जी के क्राइसिस खसूसन विंटर सीजन में पिछली हुकूमत भी फेस कर रही थी, उससे पिछली हुकूमत भी फेस कर रही थी। वो फिर 1 मेगावाट 1.5 मेगावाट इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे गए। तो अब हमने ये किया कि कोई 188 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के। ठीक है। इस जामे तरक्याती पैकेज का ये हिस्सा हैं। अब वो टेंडर पे जा रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, अब हम वो करने जा रहे हैं। अब इस जामे तरक्याती पैकेज में साथ साथ हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया। ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल्स पे अभी हमारे 3 रीजन्स अच्छा, हैं। इससे पहले भी नून लीग आई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, जो भी गवर्नमेंट आती है वफाक में जो पार्टी इक्तदार में होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में वही पार्टी वहाँ पर इक्तदार में आती है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी नून लीग आई, पीपल्स पार्टी है, जब भी आगाज़ में जब बजट अनाउंस होता है उसके बाद जो प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं तो इसी तरह से हर जमात यही बात करती है जी हमने ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, इतना तरक्याती पैकेज दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक का सबसे ज़्यादा बजट दिया है वहाँ पर तरक्याती पैकेज के हवाले से। जो बजट मुख्तसर
एनालाइज किया वो बजट सबसे सिर्फ ज़्यादा दिया नहीं, ऐलान नहीं किया है, मटीरियलाइज हो रही है चीज़ें। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि अब गिजर रोड, अब गिलगित छंदू रोड है, ये टेंडर के आखिरी मराइल में है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपका अताबाद का पावर प्रोजेक्ट है, गवाड़ी है, ये अभी टेंडर के मराहिल पे। अब साथ साथ अब टूरिज़्म का आपका पोटेंशियल तो है, ठीक। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम इको टूरिज़्म की तरफ जाएं, और इसके लिए हमने मास्टर प्लान फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट 10 अजला में हम मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके लिए टेंडर हो चुका है ठीक है जीबी में। अच्छा, और दूसरी तरफ सबसे जो अहम इशू है गिलगित बल्तिस्तान को, वो आइनी हैसियत का रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक आइनी हैसियत नहीं मिल सकी। इस पर अभी हम अगर देखते हैं तो बहुत हद तक पिछले प्रोग्राम में भी हमने इस पर बात की कि 70-80% काम हो चुका है इस पर। कब तक गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत मिलने के इम्कान हैं, और अभी तक इतनी पे क्या पेशरफ्त हो सकी है इस पर? देखिए, एक तो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास होना था, वो हो चुका है, और इसके अलावा फेडरल लेवल पे कमेटी है, अली बिन गंडापुर साहब उसको चेयर कर रहे हैं, ठीक। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसके मेंबर है, वो कमेटी काम कर रही है। इनिशियली एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है। मैं चूँकि उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इसकी मॉडलिटीज़ पे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन संजीदगी के साथ, पहली दफ़ा संजीदगी के साथ हमारी गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। होपफुली इसका भी कोई हल इंशाल्लाह निकल जाए। ठीक है। अच्छा, मिर्ज़ा साहब ये कहिएगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वफाक की अगर बात करें, मुख्तलिफ सूबों की बात करें, तो वहाँ पर जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान क्लैशेस चल रहे होते हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी असम्बली में इस तरह के क्लैशेस का सामना होता है? नहीं, इस हद तक तो नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं। देखिए, अब हम कोई इशू नहीं है, अपोजिशन का काम ही अब क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो वो कर ले। हमने मंजिल तय किया, उस तरफ हमने सफ़र जारी रखना है। मैं आपको बता रहा था कि अब ये जो डेवलपमेंटल पैकेज है, इसके अलावा भी हमारी गवर्नमेंट अभी कोई 6 अरब रुपए इस डेवलपमेंटल पैकेज का हिस्सा है। ठीक। हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और रिसेंटली 300 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं थ्रू HEC, और इस पे हम 60 मिलियन इस पे खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हर ज़िले में हम एक स्टेट ऑफ आर्ट हम IT सेंटर्स बना रहे हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा बहुत बड़ी डिमांड थी, जैसे आपने कहा इंट्रो में, कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। अब हमने अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। 4G के इश्यूज आ रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, सेलुलर कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, तो वो भी हो गया, जो देरीना मुतालबा था गिलगित बल्तिस्तान की यूथ का। अच्छा, वो भी हमने कर दिया। और इसके साथ साथ और एक अहम बात ये है कि हम पॉलिसी एक इंस्टीट्यूट बनाया है गिलगित बल्तिस्तान में, हमारी गवर्नमेंट ने। अदरवाइज आप ग्राउंड रियलिटीज से हट के इधर से आपने उठाया, उधर से उठाया, आप कट पेश करके पॉलिसीज और आप लेजिस्लेशन लेके आते हैं। तो अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है, उसने फंक्शन शुरू किया है। तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि हम तरीके से जाएंगे आगे। थोड़ा वक्त लगा हमें शुरू में, 5 महीने 6 महीने, लेकिन हम काम कर रहे थे। अब इको टूरिज़्म कितना है हमें आपको पता है। गिलगित बल्तिस्तान, जैसे आपने कहा, बहुत अहम है। क्लाइमेट चेंज पे हम काम कर रहे हैं। ठीक। ये भी एक कंपोनेंट है इस डेवलपमेंटल पैकेज का, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान होस्ट कर रहा है दुनिया के 3 बड़े लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स को होस्ट कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के। इसके अलावा हमारे पास 20 में से 7 ऊंची चोटियाँ हैं, और ये आपका इंडस्ट्रीवर है। इंडस्ट्रीवर आप कम्युलेटिवली आप देखें तो ये एरिगेट कर रहा है पाकिस्तान को 40% आपका इंडस्ट्रीवर, और उसका मंबा गिलगित बल्तिस्तान में है। तो जब तक हम नहीं सोचेंगे इस हवाले से, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं सोचेगी, दुनिया नहीं सोचेगी, तो ये एक डिज़ास्टर है। तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं। ठीक, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद कुछ मजीद प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने के शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। नज़ीर साहब, खान साहब ने अब शुरू से ही इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात की कि अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा, सरमायाकारी से जो है मुल्क भी तरक्की करेगा, यहाँ पर जो सरमायाकार हैं उनको भी बड़ा ट्रस्ट उनका डेवलप होगा। गिलगित बल्तिस्तान में अगर मिनरल एंड माइंस की बात की जाए या दीगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इन्वेस्टर का आना भी ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या इन्वेस्टर आ रहे हैं जी, काशिफ बिल्कुल आ रहे हैं। इस शिप पे हम काम कर रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने ये सुस्ती की कि उन्होंने पॉलिसी पे काम नहीं किया। मसलन एनर्जी पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई लीगल फ्रेमवर्क हमारा अभी तक मौजूद नहीं है, जो हम अभी करते जा रहे हैं। हमारे पास पोटेंशियल है हाइड्रो का। अब सारी दुनिया में आपको पता है कि उस पे थर्मल पे पाकिस्तान के अंदर ही आपका 62% आपकी जनरेशन थर्मल पे है। वो आपके लिए महंगी भी पड़ती है और ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आपको पता है। तो गिलगित बल्तिस्तान में 40-45 हज़ार मेगावाट जनरेशन की कैपेसिटी है, तो उस पे भी और छोटे लेवल पे भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, टूरिज़्म में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और ये हम करते जा रहे हैं। नवंबर में हमने प्लान किया है कि एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हम गिलगित में हम करते जा रहे हैं और अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दुबई में एक्सपो में गए हैं। वहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे एड्रेस भी करता है और इन्वेस्टर्स से मुलाकातें भी करती हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ गवर्नमेंट के राब्ते हैं और उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शूबों में सरमायाकारी करेंगे और गवर्नमेंट की यही जिम्मेदारी होती है कि उनको एक कंजीनियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें इन्वेस्टर्स को। तो वो हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेड के हवाले से भी बड़ी अहमियत रखता है, वहाँ पर जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है उस हवाले से। लेकिन हम देखते हैं कि ट्रेड के हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी शिकायत कर रही होती है कि जी हमारी ट्रेड उस तरह से हो नहीं पा रही, चाइना से तो चीज़ें आ रही हैं लेकिन यहाँ से हमारे उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। इस पर भी कुछ पेशरफ्त हो रही है? सर, ये पूरे उसको कंट्री टू कंट्री एक इशू है। ये गिलगित बल्तिस्तान और चाइना के माबेन कोई इशू नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट देखे इसको, क्योंकि इंडिपेंडेंटली गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट इसको नहीं देख सकती है। ठीक है, ओके। वैसे अगर हम इसकी बात करें, मिनरल एंड माइंस की बात करें, तो इससे पहले जो गवर्नमेंट रही उनके होते हुए ये शिकायत रही कि जी हमारे पास इक्विपमेंट्स उस तरह से नहीं होते। अगर कोई इन्वेस्टर आता है या बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, अगर किसी ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है या अगर इस हिसाब से आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो जो पॉलिसी मेकिंग है, क्या इस पर पॉलिसीज़ आसान होंगी, आसान फहम होंगी और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है? इस पर भी कुछ काम हो रहा है? हो रहा है, हम पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा नज़ीर साहब, अब थोड़ा सा अगर टूरिज़्म की बात करें, हमने ये देखा है कि कोविड की वजह से टूरिज़्म का सेक्टर काफ़ी मुतासर हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका ज़रिया मुआश टूरिज़्म से कनेक्टेड है। अगर इस तरह की सिचुएशन का सामना आता है तो वो लोग जिनका ज़रिया मुआश टूरिज़्म से कंसर्न होता है वो बेरोज़गार हो जाते हैं। उनके लिए क्या ज़र मुबादला हो सकता है, मुतबादिल क्या हो सकता है? तो वो कोविड तो अभी तकरीबन गुजर गया है। इस साल भी पिछले साल भी टूरिज़्म ठीक रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। तो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में महदूद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वसाइल बेहता है। मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा था कि हम अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ टूरिज़्म को लेके ना बैठे। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम IT सेक्टर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर उस पर एनर्जी पे हमने काम करना है। अच्छा, टूरिज़्म में भी हमने वो जो पुरानी जो पॉलिसी है कि जी इन्फ्लक्स आ जाए, उधर कचरा छोड़ के चला जाए, गिलगित बल्तिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। हमने रेगुलेट करना है, तो हमने पूरा ख्याल रखना है जिन लोगों ने लोकली इन्वेस्टमेंट की है। अब तो बहुत सारी दुनिया से लोग अप्रोच कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टूरिज़्म पे और सेक्टर्स में। तो होपफुली इंशाल्लाह अगले 4 साल 5 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान की जो अभी शक्ल है तरक्की के हवाले से, इंशाल्लाह आप गिलगित आएंगे तो आप एक और तस्वीर देखेंगे। अच्छा नज़ीर साहब, हम देखते हैं कि फ़ॉरेन टूरिस्ट जब आता है तो वो तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन हमारा जो लोकल टूरिज़्म है उसके हवाले से अवेयरनेस की कमी भी हमें नज़र आती है। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि अगर टूरिस्ट वहाँ पर आता है तो जिस तरह से वहाँ पर सहूलियात होती हैं और उन सहूलियात को लेकर भी जिस तरह से कचरे के हवाले से काफ़ी मसाइल होते हैं, लोगों को एहतियात बरतने की आदत नहीं है, हमारे यहाँ उस अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। इस हवाले से भी लोकली कोई गवर्नमेंट काम कर रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि एज अ टूरिस्ट बिहेव किस तरह से करना है, माहौल फ्रेंडली किस तरह से रखना है? नहीं, हम आप किसी के साथ इस तरह बिहेव तो नहीं कर सकते।
یہ ایک اجتماعی ایک مزاج ڈیولپ ہوتا ہے قوموں کا، تو ہماری قوم کا بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے مزاج درست ہو، اور اب ہم نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں، ہم اس کو ریسٹرکٹ کریں گے جس طرح سے ابھی ٹورزم چل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ گلگت بلتستان میں آپ ماحول کو خراب نہیں کر سکتے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ کا سارا خزانہ وہاں پڑا ہوا ہے گلیشیئرز کی صورت میں، اور جب کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے گلیشیئرز پہ۔ اب پاکستان میں تو گلگت بلتستان میں یہ گلیشیئرز، اگر ہم اس خزانے کو کھو دیں گے تو یہ صرف گلگت بلتستان کے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس لیے میری سب کو یہ گزارش ہے کہ جو بھی ٹورسٹ لوکل ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں گلگت بلتستان میں، وہ ماحول کا خیال کیا کریں، اور وہاں کی جو لوکل تہذیب ہے گلگت بلتستان کی اس کا بھی خیال رکھا کریں۔ لیکن اوورآل یہ ہے کہ ہم پالیسی دے رہے ہیں جی، ابھی ٹھیک ہے، ہم ریگولیٹ کریں گے، ابھی طریقے سے ہوگی۔ اور وزیر صاحب ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھا، ملائیشیا ہے، مختلف ممالک ہیں، انہوں نے سنگاپور ہے، انہوں نے ٹورزم سے بہت زیادہ اتنا ریونیو جنریٹ کیا کہ ان کے پورے ملک جو ہے وہ ترقی کر گئے۔ پچھلی حکومتوں کی کیا غلطیاں رہیں؟ کیا ان غلطیوں سے بھی پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے کہ یہ پچھلی حکومتیں غلطیاں کرتی آئی ہیں، ہم نے وہ غلطی نہیں کرنی ہے، ہم نے اس طرح سے کام کرنا ہے تو چیزیں بہتر ہوں گی؟ بالکل یہی ہے، ہم نے ان کی غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ سب سے بڑی غلطی تو یہ ان کی تھی کہ انہوں نے ٹورزم کو ایز انڈسٹری نہیں دیکھا، اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کیا۔ اب ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایک طرف سے، سیکنڈلی ہم لوکل آبادی پہ، انسانوں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو ان کی ناکامی تھی وہ پالیسی کی تھی۔ وہ پراپر کوئی پالیسی لے کے نہیں آ سکے جس سے آپ کو ریونیو بھی جنریٹ ہو، آپ کا ایکو سسٹم بھی بچ جائے، تو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تھا، اس کو ہم ابھی ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہیلتھ سیکٹر میں کن کن مسائل کا سامنا ہے، اور ہیلتھ سیکٹر کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف بہتر کرے گی وہاں پر؟ ہیلتھ سیکٹر میں بہت مسائل ہیں گلگت بلتستان میں۔ ہمارے پاس 3 ڈویژنس ہیں گلگت بلتستان میں، گلگت بلتستان اور تیامر ڈویژن۔ ابھی تک کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہیلتھ پہ پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کی تھی، کوشش کی تھی اپنے بساط کے مطابق۔ تو ابھی ہماری گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے ڈی بی جو ڈیولپمنٹل پیکیج، اس کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے ہیلتھ سیکٹر کو بھی۔ اب ہمارے 3 جو ڈویژنس ہیں، بلتستان ڈویژن، گلگت ڈویژن، دیامر ڈویژن کے جو اس کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس وہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں ابھی۔ تو وہ جو سہولیات ادھر شہروں میں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ہمارے لوگوں کو آنا پڑتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ جس تکلیف اور اذیت سے ہمارے لوگ گزر رہے ہیں، یہ ہیلتھ کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہ تکلیف ہے لوگوں کو، ہمیں احساس ہے، اس لیے ہم بہت ہی ایکسپرٹائزڈ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری سہولیات ہم ان ریجنز کے اندر دینا چاہتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے پورے پاکستان کا ہیلتھ سسٹم نے دیکھا بڑا فرجائل ہو گیا، گلگت بلتستان میں کووڈ کی وجہ سے ہیلتھ سسٹم زیادہ افیکٹ ہوا؟ اصل میں گلگت بلتستان کی پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس کو مینیج کرتے ہوئے کوئی زیادہ تکلیف ہمیں نہیں ہوئی، کنٹرول میں رہا سارا نظام۔ اور کووڈ کے حوالے سے بھی ہم نے اس دفعہ جو لہر آئی تھی اس دوران کوئی 100-150 بیڈ کا ہم نے الگ ہاسپٹل قائم کیا کووڈ کے لیے۔ تو اور بھی ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس میں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس میں ساری سہولیات ہم نے دی تھی لوگوں کو، اور اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ایکوف ہو جائیں، اور ہمارے ٹینیور کے اندر ہم انشاءاللہ لوگوں کو یہ سہولت دے سکیں، تاکہ جس اذیت سے لوگ گزرتے ہیں ادھر شہروں پہ آ کے، یہ ساری سہولیات ہم ان کو وہیں پہ گلگت پہ، بلتستان میں اور دیامر میں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। नज़ीर साहब, एजुकेशन सिस्टम में आपने जिस तरह से बात की, मैंने इब्तदाइये में भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और ये एक पॉजिटिव फैक्टर है पाकिस्तान के इस हिस्से का। लेकिन हम देखते हैं कि तालीम मुकम्मल होने के बाद हमारे जो नौजवान हैं वो नौकरियों की तलाश में निकलते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में नौकरियाँ उस तरह से नहीं होती, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तरफ वो रुख करते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कोई प्लान लेकर आ रही है, कोई लोन सिस्टम के वहाँ पर वो खुद अपना बिजनेस शुरू कर सकें, टूरिज्म में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है छोटे स्केल पर वो कर सके, इसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा? बिल्कुल, इस पे हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एग्रो बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है कि कोई लोन प्रोग्राम? जी, लोन प्रोग्राम है। अच्छा, स्कॉलरशिप का मैंने पहले बता दिया आपको। बहुत सारी अभी गिलगित में शहर के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे इतने फ्रीलांसर्स आपको मिलेंगे, वो अभी सैकड़ों से इनकी तादाद हज़ारों में चली गई है, कमा रहे हैं, अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। तो अभी हर ज़िले के अंदर हम ये सहूलत दे रहे हैं अपने पढ़े लिखे नौजवानों को। तो गिलगित में 2-3 सेंटर्स, बल्तिस्तान में भी अभी, और जो जितना ज़िला है उस तरफ हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में हर ज़िले के अंदर हम इनको बना के दे रहे हैं। और टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर भी काम हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है कि स्टूडेंट्स को स्किल एजुकेशन दी जाए, डिग्रीज के साथ साथ उनके पास कोई ऐसी स्किल भी होनी चाहिए कि वो खुद से रोज़गार कमा सकें। अभी तो वो जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल बोर्ड बना है गिलगित में। अभी 9th और मैट्रिक क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और इसकी सर्टिफिकेशन भी होगी और पढ़ाई भी होगी। ठीक, 9th मैट्रिक का एक मजमून रखा जा रहा है। अच्छा, अगर हम तवानाई के मंसूबों की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में हम देखते हैं कि सर्दियों का वक्त हो या कुछ ऐसा टाइम होता है कि बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल। टूरिज़्म सेक्टर के अगर तनाजुर में भी बात की जाए, वैसे भी हमारे पास मेहमान शख्सियात आती हैं तो वो ये जिक्र करते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल का काफ़ी सामना रहता है। लेकिन वहाँ पर इतना पोटेंशियल है कि तवानाई के अगर छोटे छोटे मंसूबे भी लगाए जाएँ तो एटलीस्ट गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल नहीं होगा। इस पर भी रोशनी डालिएगा कि क्या इन पर भी कुछ काम है, और अगर बड़े मंसूबे हैं तो उससे पूरे पाकिस्तान के शॉर्टफॉल ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है। अभी आपका जैसे दयामर बादशाह बन रहा है 4,500 मेगावाट, फिर आपका बॉन्ड्री है 7,500 मेगावाट का। इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में 40-45 हज़ार मेगावाट जनरेशन की कैपेसिटी मौजूद है। ठीक, लेकिन उस लेवल पे अभी तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी दयामर बादशाह पे 10 पे काम हो रहा है। तो बाकी छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं तो उस पर पहले भी 1 मेगावाट, 1.5 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पहले से भी मौजूद हैं। और ओवरऑल सिस्टम के अंदर भी खराबियां हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर। ये पूरी एक मैनेजमेंट है, एनर्जी पूरी एक मैनेजमेंट है, तो वो कैपेसिटेट कर रहे हैं हम उसको। ठीक, निज़ाम को अभी जो मौजूदा निज़ाम है, जो हमारी अवेलेबल जनरेशन है, उसके अंदर जो खामियां हम उसको दूर कर रहे हैं। सिस्टम को अभी दूर कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म तो ये पॉलिसी है, ठीक, लॉन्ग टर्म में हमारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं अभी। ठीक। अच्छा नज़ीर साहब, हमने एक और चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की कि गिलगित बल्तिस्तान में भी वही जमात इक़्तिदार में होती है और वफाक में भी वही जमात हुकूमत में होती है, लेकिन फिर भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वही बात करते हैं वफाक की तरफ से डिले आ रहा है चीज़ों में। क्या वफाक की तरफ से वाक़तन डिले आता है, कोई कम्युनिकेशन लैक होती है? हम महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर की एक अच्छी लाइजनिंग इधर फेडरल गवर्नमेंट के साथ है और जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करता है हमारी गवर्नमेंट को, तो हमें इस तरह की कोई शिकायत हमारी गवर्नमेंट में नहीं है। ठीक है। अच्छा, सी पैक पर भी आखिर में, मेरे पास वक्त आखिर में, सी पैक के हवाले से कहा जा रहा था सी पैक के बड़े सम्राट मिलेंगे गिलगित बल्तिस्तान को। क्या अभी तक सी पैक के सम्राट गिलगित को मिले हैं? ये बदकिस्मती है, कोई एक भी प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लगा है। सी पैक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक गिलगित बल्तिस्तान को। हमने बात की है गवर्नमेंट से, अपनी फेडरल गवर्नमेंट से। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं सी पैक में एनर्जी के, एक अताबात है, KIU है 100 मेगावाट का और फंडर 80 मेगावाट का। 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं ये, और ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। अभी हम पुश कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को भी। इसके अलावा तीसरा प्रोजेक्ट सी पैक पे नहीं है हमारा कोई, तो सी पैक में अभी तक हमारा एक भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हालांकि पिछली दफ़ा जब असल में सी पैक में जब डॉलरों की बारिश हो रही थी, जो वक्त था, जो पिछला टेन्योर था मुस्लिम लीग का, उस दौरान वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ पे भी हुकूमत थी, तो शायद कैश ना करा सके। अब पंजाब में देखें, ऑरेंज लाइन पे 255 अरब रुपए लाहौर शहर के अंदर इसका सी पैक से कोई ताल्लुक बनता है। 17 एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे हैं,
पंजाब में और बलूचिस्तान में। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि पिछली हुकूमतों की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए या जिस तरह से चीज़ें ख़राब हुई उनको बेहतर करने में और सिस्टम को ठीक करने में वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।